चलो बच्चों, तो आज हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो अगला आर्टिकल है हमारा, दैट इज अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके। अब इससे पहले हम लोग अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स क्या होते हैं वो समझ लिए। फिर कोई एटम स्टेबल कब होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के रेशियो से क्या मतलब है, दैट ऑल वी हैव कवर्ड परफेक्टली। सो अब इतनी बातें समझ चुके हैं रेडियो एक्टिविटी में, तो अब समझने का समय है कि रेडियो एक्टिव डिके दरअसल होता कैसे है, कैसे ये डिके होता है, कैसे डिसइंटीग्रेशन होता है, कैसे एमिशन होता है। इसी को कई जगह अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन, गामा एमिशन ऐसे भी लिखा जा सकता है। डिके लिखे हैं, एमिशन लिखे, एक ही बात है। और जब अल्फा बीटा डिके गामा डिके हो जाएगा तब एक छोटा सा और उसमें एक टर्म आता है विच इज कॉल्ड ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो उसको भी हम लोग फिर देखेंगे। तो चलो शुरू करते। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विथ अल्फा डिके, और यू कैन से अल्फा एमिशन। एक ही बात है, बोथ टर्म्स हैव द सेम मीनिंग, अल्फा डिके और अल्फा एमिशन। क्या होता है ये अल्फा एमिशन, समझो। अब हम ये सभी जानते हैं कि भाई ये अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है ना। तो ये जो अल्फा पार्टिकल होता है, this we have done already, that this is nucleus of helium atom, nucleus of helium atom, ठीक है। या इसी को हम लोग He2+ भी कह देते हैं, He2+ भी कह देते हैं। अच्छा ठीक है, कई जगह इसको अल्फा 2+ भी कहा जा सकता है, सब कुछ एक ही बात है। अब बच्चों, ये अल्फा डिके कैसे होता है, देखें अल्फा डिके का मतलब क्या है। जैसे हम एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस या रेडियो एक्टिव एटम लेते हैं, लेट्स से यूरेनियम, है ना। सो लेट्स से वी स्टार्ट विद दिस 92 यूरेनियम 238। तो ये अगर यूरेनियम किसकी बात करें, इसमें अल्फा डिके करेंगे, थोड़ा रुक जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इस यूरेनियम 238 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर देखे जाएं, सो दीज आर 92। और अगर हम यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखें, सो दीज आर 238 माइनस 92। तो ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नजर आ रहे हैं ये हो जाएंगे भाई 146। तो इस न्यूक्लियस का अगर n/p रेशियो देखा जाए, सो दिस n/p रेशियो इज 146/92। इस लेक्चर को समझने के लिए, मतलब वैसे तो अल्फा डिके क्या होता है थ्योरेटिकली हम लोग समझेंगे, लेकिन अगर आप इस n/p रेशियो के विषय में नहीं जानते हैं तो यू कैन नॉट फील दिस लेक्चर। अगर आप ये जानते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो का मतलब क्या है, तब तो फिर आपको ये लेक्चर ठीक बात समझ में आएगी। और अगर आप नहीं जानते तो बस आप ये जान के रह पाएंगे कि अल्फा पार्टिकल क्या, अल्फा डिके कैसे होता है, बस उसका रीजन पता नहीं चलेगा। तो दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा हम लोग हल्का सा रिकैप कर लेते हैं n/p रेशियो। तो ये जो n/p रेशियो था बच्चों, तो इस n/p रेशियो में हमने देखा था कि n/p रेशियो की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है फॉर स्टेबल न्यूक्लियस, दैट इज फॉर लेड 208, दैट इज फॉर लेड 208। और यहां पर जो वैल्यू हो जाती थी, दैट वाज वो जो n/p की वैल्यू आती थी, न्यूट्रॉन, n रिप्रेजेंट्स न्यूट्रॉन एंड p रिप्रेजेंट्स प्रोटॉन, ये वैल्यू लगभग 1.537 के आसपास आती थी। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर n/p, और यू कैन से दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर अ स्टेबल न्यूक्लियस। इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू का मतलब ये होगा कि वो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, और वो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है मतलब दैट इज अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, और उससे डिके होना तय है, उससे डिके होना तय है। तो यही बात है n/p। और n/p के विषय में डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो यू मस्ट गो थ्रू द एंटायर लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग बात कर रहे थे भाई यूरेनियम 238 के न्यूक्लियस की।
तो इस यूरेनियम 238 के न्यूक्लियस में अगर हम 146/92 करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज ऑलमोस्ट 1.58, है ना, ऑलमोस्ट 1.58। अब भाई ये जो N/P की मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू है विच इज फॉर लेड 208, तो दैट इज 1.537, तो हट करना है। तो देखो भाई यूरेनियम 238 N/P रेशियो 1.58, तो इससे ये तय हो गया कि अरे रे तो गड़बड़ है, ये तो जो है सरासर गड़बड़ है, ये तो क्या हो गया, ये तो अनस्टेबल होना ही होना है, और अगर अनस्टेबल है तो डिके होना ही है, तो भाई फिर इससे डिके होगा। अच्छा, अब डिके देखो कैसे होता है। तो पहले हमें ये समझना जरूरी है कि डिके क्यों होता है। सो डिके इज बिकॉज दिस N/P रेशियो इज आउट ऑफ द स्टेबिलिटी बेल्ट। चाहे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दैट दिस इज आउट ऑफ स्टेबिलिटी बेल्ट। फाइन। अब चलिए भाई, तो इससे क्या किए कि एक अल्फा डिके यानी अल्फा पार्टिकल रिलीज किए। तो जब अल्फा पार्टिकल रिलीज करते हैं तो देखो क्या होता है। अल्फा पार्टिकल का मतलब यह हुआ कि अल्फा पार्टिकल को लिखने का तरीका है 2He4, ऐसे लिखा जाता है अल्फा पार्टिकल। अब समस्या एक बार मन में ये आ सकती है कि सर ये अल्फा पार्टिकल जो आप 2He4 लिख रहे हैं, तो ये तो सर हीलियम का रिप्रेजेंटेशन है, जिसको कि आप कह रहे हैं ये अल्फा पार्टिकल है। और अभी सर आप ही बता रहे थे कि हीलियम एटम को तो अल्फा पार्टिकल नहीं बोलते हैं, उस हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दीजिए, यानी कि उसमें केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स ही रह जाएं, उसे हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। और यहां तो आप हर जगह देखेंगे कि जब भी अल्फा डिके का कोई भी एग्जाम्पल होगा तो इन दैट एग्जाम्पल अल्फा पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाई 2He4। तो बड़ी गंभीर समस्या, ये 2He4 कैसे हो गया सर? ये तो हीलियम का एटम है, इट्स लुकिंग लाइक द एटम ऑफ हीलियम, वेयर एज वी हैव स्टडीड दैट कि ये जो अल्फा पार्टिकल है वो तो सर हीलियम का न्यूक्लियस होता है। बिल्कुल सही बच्चों, ये तो भाई इस कंफ्यूजन का जवाब ये है कि जब भी हम कोई न्यूक्लियर रिएक्शन लिखते हैं तो जो नीचे आप देख रहे हैं दैट इज considered as number of protons and this 4 is considered as number of nucleons। इसको आप एटॉमिक नंबर और इसको मास नंबर की तरह ना देखें। बात समझ में आई? हमें क्या ध्यान रखना है? देखो बच्चों क्या ध्यान रखना है, ये जो 2 है, दिस 2 इज व्हाट, दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसको आप ऐसे समझिए, दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and this 4 is number of nucleons। nucleons का मतलब होता है प्यारे बच्चों N+P and this is only P। ठीक है, ओके। तो अब अगर इस चश्मे से देखें अल्फा पार्टिकल को तब ये अल्फा पार्टिकल जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप इसको हीलियम एटम के चश्मे से देखें, आप कहें सर ये तो जो है पूरी तरह से हीलियम का एटम है, इसमें तो He2+ की बात ही नहीं है, तो ऐसा हमें नहीं देखना है। हम जब भी अपने इस सिस्टम को देखेंगे, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को देखेंगे, तो जो नीचे नंबर लिखा रहता है दैट इज प्रोटॉन्स और जो ऊपर लिखा रहता है दैट इज न्यूक्लियंस। एनीवेज, अब बात करते हैं, या प्रोटॉन्स कह लें या चार्ज कह लें, है ना, या आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं दिस इज पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तब भाई अब देखा जाए जरा इस न्यूक्लियर चेंज को क्या हो रहा है। तो ये जो यूरेनियम 238 था, इससे हमने क्या किया कि इससे एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हो गया, तो क्या बचेगा? तो ये जो न्यूक्लियस का जो ओवरऑल चार्ज है, वो मेंटेन रहना चाहिए, है ना, चार्ज तो कैंसिल नहीं होगा, या चार्ज का तो डिमिनिश नहीं हो सकता है, फॉर्म बदल सकता है। जैसे यहाँ 92 था तो 2 यूनिट चार्ज बाहर निकल गया, तो इसका मतलब हुआ कि अब जो प्रोटॉन्स की संख्या है वो 90 है।
अच्छा, और उसके बाद क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स थे ओवरऑल पहले 238 थे, अब 4 न्यूक्लियॉन्स बाहर निकल गए, तो अब न्यूक्लियॉन्स की संख्या कितनी हो गई? 234। तो ये जो 90 है, दिस इज जो 90 प्रोटॉन्स होते हैं या जो 90 एटॉमिक नंबर है, दैट बिलोंग्स टू थोरियम। तो अब देखें जरा इस न्यूक्लियर चेंज में हुआ क्या है कि यूरेनियम 38 से जब एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ तो अपना ये वाला न्यूक्लियस कन्वर्ट हो गया किसमें? थोरियम में। कन्वर्ट हो गया किसमें? थोरियम में। तो अब जब ये थोरियम में कन्वर्ट हो गया तो लॉजिक बिहाइंड द डिके वाज कि ये जो n/p रेशियो था दैट वाज हायर देन द एक स्टेबल वैल्यू की अपेक्षा ये हायर था, 1.58 था, इसको कम आना चाहिए था। कोई भी डिके इसलिए होता है कि कम आए। तो अब अल्फा पार्टिकल निकाल दिया भाई, तो नया थोरियम बन गया। अब जरा थोरियम का भी n/p रेशियो जरा देख लें कि ये जो थोरियम बनाया है, ये जो भाई ये थोरियम बना है, क्या ये थोरियम किसी काम का है? क्या ये जो थोरियम है, क्या ये थोरियम भाई रेडियो एक्टिव नहीं है? क्या ये स्टेबल हो गया है? क्या ये थोरियम स्टेबल हो गया? जरा देख लेते हैं इस थोरियम को भी। तो इस थोरियम के लिए अगर बात करी जाए तो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है दैट इज 90। फाइन, ये तो 90 है इसके लिए। और इसके लिए जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो 234 में 90 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सो दैट कम्स 144। फाइन। तो इस थोरियम के लिए प्यारे बच्चों जो n/p का रेशियो है दैट इज 144/90। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है लगभग 1.6। मतलब ये तो और चौपट हो गया है, ये तो और चौपट हो गया। चौपट यूं हो गया कि ये तो n/p रेशियो और बढ़ गया, जबकि ये डिके फिके जो भी होता है तो हमने तो यही सीखा है कि सब डिके जो भी हो फाइनली जो रिजल्ट आए वो स्टेबल हो तब तो डिके है। और स्टेबल होने के लिए उसका n/p रेशियो स्टेबिलिटी बेल्ट में आना चाहिए। तो पहले 1.58 था, अब ये समझ में आ गया कि जो नया न्यूक्लियस जनरेट हो रहा है वो तो और ज्यादा अनस्टेबल जैसा लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी ये रुकेगा नहीं। एक अल्फा पार्टिकल निकला, फाइन, लेकिन क्या एक अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद ये जो नया न्यूक्लियस है, क्या वो नया न्यूक्लियस स्टेबल है? तो आप कहेंगे नो सर, दिस इज स्टिल आउट ऑफ द स्टेबिलिटी बेल्ट। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अभी इसका डिके रुकना नहीं है। तो हम लोगों ने जो बेसिक पढ़ा था रेडियो एक्टिव डिके का मतलब दैट वाज व्हाट, कि डिके कंटिन्यूज till a stable situation is obtained or till nucleus gets the stability. So as it is unstable now, तो अब क्या होगा बच्चों? फिर से इससे कुछ डिके होगा और वो डिके स्टेबिलिटी तब प्रदान करेगा जब n/p रेशियो घटे। n/p रेशियो के बढ़ने का मतलब तो है कि ये और ज्यादा अनस्टेबल हो गया। अभी तो ये अनस्टेबिलिटी जैसी सिचुएशन आ गई। तो क्या होता है कि ये जो अल्फा डिके होता है, अल्फा डिके हमेशा n/p रेशियो को इंक्रीज करता है। तो अल्फा डिके के बाद अभी हम लोग बीटा डिके की बात नहीं की है क्योंकि हमें पढ़ना भी है। तो इसके बाद क्या होता है, फिर बीटा डिके होता है। ईच अल्फा डिके इज फॉलोड बाय अ बीटा डिके। वाई? क्योंकि जो बीटा डिके होता है वो n/p रेशियो को घटाता है और जो अल्फा डिके होता है वो n/p रेशियो को बढ़ाता है। एनीवेज, तो ये तो रही भाई एक छोटा सा एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि अल्फा डिके का एक एग्जाम्पल हो गया जिसमें देखे कि तो मेन बात हमें यह समझना है कि अल्फा डिके में जो प्रोटॉन्स हैं उनमें 2 यूनिट की कमी होती है और जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनमें 4 यूनिट की कमी होती है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो कुल मिलाकर 4 न्यूक्लियॉन्स कम होंगे और 2 प्रोटॉन्स की कमी होगी। और ये कभी मन में कंफ्यूजन ना पालें कि ये तो हीलियम का एटम है। नो, दिस इज अल्फा पार्टिकल। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में नीचे चार्ज लिखा जाता है बच्चों और ऊपर जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। कोई भी पार्टिकल हो, कैसा भी एटम हो, हमेशा दिस लोअर सबस्क्रिप्ट और यू कैन से
प्रेफिक्स कह लें इसको, सबस्क्रिप्ट ही कह लेते हैं. दिस लोअर सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट्स द चार्ज and this upper subscript always represents number of nucleons. और you can say sometimes आप ऐसे भी कह सकते हैं चूंकि ये न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो मास को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये लोअर सबस्क्रिप्ट चार्ज के लिए हो गई और अपर सबस्क्रिप्ट हो गई मास के लिए. तो ऐसे भी हम लोग इसको स्पेसिफाई कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में ये बात बनी रहे और कभी इस तरह की बात मन में नहीं आए कि सर ये तो जो है कुछ अलग ही है. अब बच्चों, कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जब डिके होकर या उसमें से कुछ एमिशन होता है और जो नया न्यूक्लियस बनता है, तो एज दिस इज द मीन्स इससे डिके हो रहा है और ये नए का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस न्यूक्लियस को बोलते हैं बच्चों पेरेंट न्यूक्लियस. और जिस नए न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियस, है ना. तो ये पेरेंट और डॉटर का भी आपको लॉजिक समझ आना चाहिए. तो इसको हम लोग नोट कर लें कि अगर इस यूरेनियम 238 को देखें सो इट इज कॉल्ड एज पेरेंट न्यूक्लियस. और इसी को अगर आप प्लूरल में लिखना चाहें तो न्यूक्लियाई भी लिख सकते हैं, एक ही बात है. एंड दिस फॉर्म्ड दिस द न्यूक्लियस विच इज फॉर्म्ड आफ्टर डिके इज कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियस. दिस इज कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियस या डॉटर न्यूक्लियस. चूंकि यहां मैंने न्यूक्लियस लिखा है तो यहां भी न्यूक्लियस लिख देते हैं. दिस इज कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियस. ओके. तो बच्चों, कोई भी पार्टिकल हो, एनी पार्टिकल इन न्यूक्लियर रिएक्शन, तो उसको इस तरह से लिखा जाता है. से दिस इज कैपिटल एक्स इज द पार्टिकल और उसमें यहां पर ए लिख दिया, यहां पर बी लिख दिया, या कई बार एक ही साइड लिख देते हैं. सो दिस इज बी. सो ये जो ए होता है प्यारे बच्चों, ये ए है अपना चार्ज. इट रिप्रेजेंट्स चार्ज. इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव. तो साइन के साथ ही लिखा जाता है. कुछ अगर साइन नहीं है मतलब इट इज बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव. और ये जो बी है दैट रिप्रेजेंट्स मास. ओके. अब हम वापस इस अल्फा डिके में आए तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इस अल्फा डिके में. तो उस अल्फा डिके से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातों को जरा नोट कर लिया जाए. तो भाई जो पहली बात है अल्फा डिके में वो तो यही है कि अल्फा डिके से n/p रेशियो तो बढ़ता है. सो n/p रेशियो जो है, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो है, या एक काम और कर लेते हैं. इससे पहले सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि एटम्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83. वैसे 83 किसका हो जाता है? 83 तो बिस्मथ का है. तो बिस्मथ से ऊपर के एटम्स ही जो है वो अल्फा डिके देखते हैं. सो एटम्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 गिव्स अल्फा डिके और अल्फा एमिशन. फाइन. एक तो पहली बात ये हुई. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट. The second point is that this n/p ratio, neutron-proton ratio, increases. इसका क्या होता है? ये बढ़ जाता है. Increases due to alpha decay. अब अल्फा डिके होने के चलते ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो तो क्या हुआ? बढ़ गया. So therefore ये जो अल्फा डिके है इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ बीटा डिके. देयरफॉर अल्फा डिके is always followed by a beta decay. अब बीटा डिके क्या है? जस्ट आई एम टेलिंग यू, ये थोड़ा निपट जाए. बीटा डिके की मेन जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये
N/P का रेशियो जो है उसको डिक्रीज कर देता है। अभी कैसे होता है बीटा डिके, जस्ट इन अ मोमेंट वी आर गोइंग टू सी, बट हमें यह ध्यान रखना है कि बीटा डिके का काम है कि N/P का रेशियो को घटा देता है, और अल्फा डिके का काम ठीक उल्टा है। ये क्या करता है कि N/P रेशियो को बढ़ा देता है। एनीवेज, तो ये बातें हो गई। और जो है एक और छोटी सी बात समझी जा सकती है। क्या समझी जा सकती है? क्योंकि यहां पर अल्फा डिके होता है, तो अभी हमने देखा था कि यूरेनियम 238 से थोरियम 232 बन गया, तो ओवरऑल जो मास नंबर थी या जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स थे उनमें 4 यूनिट की कमी है, और ये जो अपना प्रोटॉन्स उसमें 2 यूनिट पीछे चला जाता है। तो होता क्या है बच्चों, देखो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो अभी हम लोग जो एग्जांपल देख रहे थे, तो दैट वाज यूरेनियम 238, एंड दिस यूरेनियम 238 कन्वर्ट्स इनटू थोरियम 234। और उसके बाद क्या होता था कि एक ही अल्फा तो बाहर निकलना ही है। तो हमेशा जब भी अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो प्रोटॉन्स जो है उनमें 2 यूनिट की कमी होगी और न्यूक्लियॉन्स में 4 यूनिट की कमी होगी। तो ऐसे बोला जाता है कि अल्फा पार्टिकल या अल्फा डिके के फलस्वरूप जो ये डॉटर न्यूक्लियाई है, ये डॉटर न्यूक्लियाई क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में पेरेंट न्यूक्लियाई की अपेक्षा 2 यूनिट पीछे चला जाता है, या 2 यूनिट पीछे शिफ्ट हो जाता है, 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। दिस इज डॉटर, है ना, एंड दिस इज योर पेरेंट। आपको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यहां पर लिख रहे हैं तो सामने दिखेगा तो ठीक रहेगा। यू हैव ऑलरेडी डन दिस। अब हम जो रूल लिखवाएंगे दैट यू मस्ट राइट। क्या ध्यान रखना है बच्चों? हमें ये ध्यान रखना है कि ड्यू टू अल्फा डिके कॉमा क्या होता है, ये जो डॉटर कैपिटल से लिख देते हैं। चलिए, ये बच्चों जो डॉटर न्यूक्लियस होता है, इट शिफ्ट्स 2 यूनिट्स लेफ्ट in periodic table, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन्स की संख्या कम हो जाती है। ओके, सो दीज आर द मेन फैक्ट्स एंड लॉजिक्स बिहाइंड दिस अल्फा डिके। अब अल्फा डिके में हमने देखा कि भाई हर अल्फा डिके इज फॉलोड बाय अ बीटा डिके, सो लेट्स कम टू द बीटा डिके। बीटा डिके क्या है? अब बच्चों बात करते हैं हम लोग बीटा एमिशन की। अब बीटा डिके, तो देखिए भाई बीटा डिके का अर्थ क्या है। बीटा डिके भी लिखा जा सकता है और इसी को समटाइम्स इट इज ऑल्सो रिटन एज बीटा एमिशन। अगेन एमिशन लिखिए, आप डिके लिखें, कोई फर्क नहीं है। अब ये जो बीटा पार्टिकल है इसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं। तो ये जो बीटा पार्टिकल होता है, दिस इज व्हाट, these are the fast moving electrons generating from nucleus। क्या सीखे थे इसके बारे में? क्या होता है बीटा पार्टिकल? What is beta particle? These are fast moving electrons generating from nucleus। अच्छा भाई ठीक है, जरा देखते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। चलिए तो इसका एमिशन देखते हैं। बीटा पार्टिकल क्या हुआ, बात समझ आ गई सर। बीटा पार्टिकल तो ठीक है, वैसे तो आप एक बार पहले ही बता चुके हैं इसको हमको, चलिए फिर भी एक बार आपने फिर से बता दिया, सो नाइस ऑफ यू। अब बीटा पार्टिकल की बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उस थोरियम से ही स्टार्ट करते हैं जो अभी अल्फा पार्टिकल का रिजल्ट बना था, विच वॉज द डॉटर न्यूक्लियाई, उसी थोरियम से स्टार्ट करते हैं। चलो,
तो वो जो थोरियम था दैट वाज 90 थोरियम एंड 234. फाइन. नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो थोरियम आया था विच इज थोरियम 234, तो इस थोरियम 234 का ये जो N/P का रेशियो था, सो दैट वाज 1.6. ये तो खैर मुझे लग रहा है कि ठीक है, 1.6. ओके. अब इस थोरियम 234 से अगर एक बीटा पार्टिकल निकाल दिया जाए तो लेट्स से व्हाट हैपेंस. तो हमने क्या किया कि भाई एक बीटा पार्टिकल निकाल दिया, तो -1 E0 लिख दिया, या आप उसको -1 बीटा 0 भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा. अच्छा ठीक है भाई. तब क्या हुआ, तो चार्ज और मास कंजर्व रहना चाहिए, है ना. नीचे लिखते हैं चार्ज, ऊपर लिखते हैं मास. तो भाई 90 था और ये -1, तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर अब जो नया न्यूक्लियस आना चाहिए दैट मस्ट बी हैविंग 91 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो वो 91 यूनिट हो गया, क्योंकि तभी तो चार्ज 90 होगा. फाइन. अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा भाई, उसके बाद जो मास है वो भी कंजर्व रहना चाहिए. तो 234 यहाँ पे 0 है, तो यहाँ भी 234 लिख दिए. ठीक. तो ये जो 91 होता है दैट इज प्रोटेक्टीनियम, है ना, और उसको लिखा जाता है Pa से. तो ये थोड़ा लिखने में और पढ़ने में गड़बड़ है, अंग्रेजी की समस्या है. जैसे Pa लिखा है, लेकिन इसका दिस न्यूक्लियस और दिस एटम इज कॉल्ड प्रोटेक्टीनियम. तो प्रोटेक्टीनियम मैं नीचे लिख देता हूं. सो दिस इज व्हाट दिस इज प्रोटेक्टीनियम. फाइन. नाउ अब क्या होता है कि हम लोगों ने जब बीटा पार्टिकल की बेसिक जानकारी ली थी, वो भी शायद पिछले लेक्चर में थी, इसमें मैंने आपको अल्फा बीटा गामा पार्टिकल के विषय में बताया था. तो ये भी सीखे थे कि बीटा पार्टिकल जब रिलीज होता है, एक काम और करते हैं कि उसको थोड़ा इधर लिखते हैं, तो थोड़ा ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा. इस बीटा पार्टिकल को आगे लिखते हैं. हमेशा ऐसे ही किया जाता है कि जो मेन डॉटर न्यूक्लियाई है उसको पहले लिखा जाता है, उसके बाद अपने बीटा पार्टिकल को लिखा है, या जो भी आपका पार्टिकल रिलीज हुआ. तो -1 E0. अब ये जो बीटा पार्टिकल है, तो इसके साथ एनर्जी के लिए जो रिप्रेजेंटेशन होता है, मीन्स एनर्जी का रिलीज इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंटी न्यूट्रिनो. तो ईच बीटा पार्टिकल ऑलवेज accompany with this anti-neutrino. तो ये अब जरा इस बीटा पार्टिकल के डिके से जरा ये समझने का प्रयास करें कि जो डॉटर न्यूक्लियाई है, उस डॉटर न्यूक्लियाई के N/P रेशियो में क्या परिवर्तन हुआ. ये जो न्यू बार है, दिस इज व्हाट दिस इज एंटी न्यूट्रिनो. एंटी न्यूट्रिनो. ओके. तो बच्चों जरा समझिए कि जब भी बीटा पार्टिकल रिलीज होगा तो क्या होगा. सर, जब भी बीटा पार्टिकल रिलीज होगा तो मास में तो कोई फर्क आएगा ही नहीं. मास में तो कोई फर्क आएगा ही नहीं. चार्ज बढ़ जाएगा. चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो अगर इस प्रोटेक्टीनियम के लिए अगर हम N/P रेशियो देखें, so what is P? Sir, P is 91. What is N? ओवरऑल न्यूक्लियॉन्स तो परिवर्तित हुए नहीं बच्चों. हाँ, डिनोमिनेटर में जो P है वो जरूर बढ़ गया 91. तो यहां जितनी इंक्रीमेंट होगी न्यूट्रॉन्स में उतनी ही कमी हो जाएगी, है ना. तो जैसे यहां पर अगर N/P की वैल्यू देखें तो ये तो सॉल्व करके लिख दी गई. वैसे दिस वाज 144 वाज डिवाइडेड बाय 90, क्योंकि न्यूट्रॉन्स 144 है और 90 बच्चों यहां पर प्रोटॉन्स हैं. तो अब ये 91 है, तो इसकी संख्या एक कम हो गई, मतलब ये 143 हो गया. अब ये बहुत ही ऑब्वियस है कि सर आपने न्यूमरेटर को कम कर दिया, डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया, तो नेचुरली N/P विल डिक्रीज. नेचुरली ये वैल्यू जो है N/P की पुरानी वैल्यू से तो कम ही आनी है. ये तो होना ही है, क्योंकि आप प्रोटॉन में एक बढ़ा दे रहे हैं, न्यूट्रॉन में एक कम कर दे रहे हैं, तो N/P तो आपका घटेगा ही.
Now, due to this beta emission, this uranium-238 is moving into into somewhat a stable system as n by p ratio is now decreasing. तो ये बच्चों बीटा पार्टिकल का लॉजिक है. दिस इज द लॉजिक ऑफ बीटा पार्टिकल. तो बीटा पार्टिकल में क्या क्या ध्यान रखोगे? पहले तो उसका आपको नोटेशन प्यारे बच्चों ध्यान रखना होगा, विच इज -1e0, जो कि इलेक्ट्रॉन का नोटेशन होता है, क्योंकि बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, एंड एज इट इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन विच आर एमिनेटिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस. ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ये कहाँ से जनरेट होते हैं? ये न्यूक्लियस से जनरेट होते हैं. एक बार थोड़ा इसको भी देख लें कि कैसे न्यूक्लियस से जनरेट हो रहे हैं. देखिए, गौर से समझें. क्या हुआ ये कि अपना ये जो पेरेंट था, ये बच्चों जो अपना पेरेंट था, इस पेरेंट के पास 144 थे. दीज आर न्यूट्रॉन्स 144, और इस पेरेंट के पास 90 थे प्रोटॉन्स, है ना. ये जो पेरेंट हुआ करता था, इस पेरेंट के पास 90 प्रोटॉन्स और 144 न्यूट्रॉन्स हुआ करते थे. अब ये जो डॉटर बना आफ्टर बीटा डिके, तो क्या हुआ कि एक न्यूट्रॉन कम हो गया और वो प्रोटॉन एक बढ़ गया. मतलब न्यूक्लियस के अंदर ये जो डॉटर है, इस डॉटर का जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर चेंज क्या हुआ कि न्यूक्लियस की संख्या में कोई चेंज नहीं हुआ. बस ये हुआ कि एक न्यूट्रॉन जो था वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया. ऐसा यहां से देखने से लग रहा है, क्योंकि यहां पर 144 न्यूट्रॉन्स और 90 प्रोटॉन्स हैं, और यहां पर 143 न्यूट्रॉन्स और 91 प्रोटॉन्स हैं. तो एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में. सो कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू द प्रोटॉन इज पॉसिबल इन दिस बीटा डिके. कैसे होता है जरा देखो. न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन इस बीटा डिके से कैसे होता है, देखते हैं. तो प्यारे बच्चों, न्यूट्रॉन का जो नोटेशन है, दैट इज 1, नॉट 1, दैट इज 0 and 1, है ना. सो दिस इज योर न्यूट्रॉन. इट हैज नील चार्ज. चूंकि चार्ज इसमें कुछ है नहीं, तो इसलिए नीचे 0 आ गया. अब हम चाहते हैं कि हम क्या करें कि एक न्यूट्रॉन को कन्वर्ट कर दें प्रोटॉन में. सो द नोटेशन फॉर प्रोटॉन इज 1p1. इसका चार्ज भी 1 यूनिट होता है और इसका मास भी 1 यूनिट होता है. तो नाउ दिस इज योर प्रोटॉन. तो आपने एक न्यूट्रॉन से एक प्रोटॉन बना दिया. तो और क्या होगा? अब होगा ये कि चार्ज बैलेंस होना चाहिए. तो चार्ज में यहाँ पर 1 यूनिट है, यहाँ तो 0 है. तो इसको ओवरऑल 0 करने के लिए चार्ज, एक ऐसा पार्टिकल चाहिए जिसका चार्ज -1 यूनिट हो. फाइन. अब मास भी बैलेंस होना चाहिए. तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 0. तो एक ऐसा पार्टिकल हमें रिक्वायर्ड है विच हैज -1 यूनिट चार्ज एंड नील मास. नील मास मतलब ऑलमोस्ट 0 मास. तो वो पार्टिकल निश्चित ही इलेक्ट्रॉन ही है. So what is this? This is electron. लेकिन ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर तो रह नहीं सकता. न्यूक्लियस की तो मजबूरी है, उसके घर में 2 ही तरह के सदस्य रह सकते हैं. एक रह सकता है न्यूट्रॉन और एक रह सकता है प्रोटॉन. तो वो क्या करेगा? अच्छा ठीक है, न्यूट्रॉन तुम प्रोटॉन में बदल गए, लेकिन तुमने जो इलेक्ट्रॉन निकाला उसे हम इजाजत नहीं देंगे कि हमारे घर में हमारे साथ रहे. तो इलेक्ट्रॉन तुम चलो बाहर. तो ये बेचारा क्या करता है? नाउ दिस मूव्स आउट ऑफ न्यूक्लियस. नाउ दिस मूव्स आउट ऑफ न्यूक्लियस. अब बच्चों क्या होता है कि चूंकि यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन एक आउट ऑफ द न्यूक्लियस जाता है, तो इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग नाम दे देते हैं बीटा पार्टिकल. और बीटा पार्टिकल जब निकलता है तो साथ साथ एनर्जी भी जनरेट होती है.
एनर्जी भी रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड, या दैट एनर्जी, फॉर दैट एनर्जी हम लोग एक और यहाँ पर चीज रिलीज करते हैं, दैट इज एंटी न्यूट्रिनो, जो अभी पहले देखा था। तो ये हमारा एनर्जी के लिए, एनर्जी बैलेंसिंग के लिए। तो यही बीटा पार्टिकल हैं। तो बीटा पार्टिकल कोई पूछे क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि न्यूट्रॉन जो है जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, चूंकि न्यूक्लियस में अंदर रह नहीं सकता है, तो बाहर चला जाता है। सो दैट इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन विच आर जनरेटेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं, तो उन्हें नाम दे देते हैं बीटा पार्टिकल। डन। अब इस बीटा पार्टिकल या बीटा एमिशन से n/p रेशियो घट गया, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ गया, इन सब बातों को हम लोग फटाफट ऐड कर लेते हैं, है ना। नाउ दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स मस्ट बी noted down in the notebook. So what is the first thing? So the first thing is that कि ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो है is increased due to beta decay. This ratio is increased due to beta decay. Fine. Now come to the second point. अब जो सेकेंड पॉइंट था, तो उसमें क्या देखे कि थोरियम 90 से प्रोटेक्टियम 91 पर पहुंच गया, मतलब 1 यूनिट आगे बढ़ गया। तो ड्यू टू बीटा डिके क्या होता है कि जो डॉटर न्यूक्लियस है, बच्चों ये जो डॉटर न्यूक्लियस है, it moves one position right in periodic table। या इतना झंझट है, आप सीधा ऐसे लिख दो, डॉटर न्यूक्लियस जो है ऐसे लिखता है कि ड्यू टू बीटा डिके जो एटॉमिक नंबर है ऑफ डॉटर न्यूक्लियस वो एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीजेस बाय 1, 1 यूनिट बढ़ जाता है, स्टॉप कॉमा या एंड। इसका जो मास नंबर है दैट इज अनचेंज्ड, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो अनचेंज्ड ही रहता है। तो इस बीटा डिके के चलते जो एटॉमिक नंबर है डॉटर न्यूक्लियस का, दैट इज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। सो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट। अच्छा, आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, जैसे n/p रेशियो इज इंक्रीज ड्यू टू बीटा डिके, दैट्स फाइन, बट यू कैन ऑल्सो, आप यहां पर एक छोटा सा इस तरह से ब्रैकेट बना के लिख सकते हैं कि n घट जाता है और p बढ़ जाता है। इसमें 1 यूनिट की कमी होती है, इसमें 1 यूनिट की इंक्रीमेंट हो जाती है, जिसके चलते इस ओवरऑल रेशियो को घटना तय है। तो ये तो बात रही बीटा डिके की। और बीटा डिके में हमने ये भी सीखा कि बीटा डिके में क्या होता है कि एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है एक न्यूट्रॉन में, उसको भी चलो लिख लेते हैं। In beta decay, comma, one proton inside nucleus converts into, sorry, उल्टा हो गया, not proton, this is neutron। One neutron inside nucleus converts into one proton, and one electron is released out of the nucleus।
out of the nucleus. So this is all about the beta decay. अब भाई ये जो अल्फा डिके था, बीटा डिके था, ये दोनों तो हो गए. अब इस अल्फा और बीटा डिके में ही एक चलो क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद फिर ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ करेंगे, या चलो गामा डिके भी उस फिर कर लेंगे. पहले एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं. जैसे देयर इज अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इज दैट दिस एल्यूमिनियम 27 is a stable nucleus. Is a stable nucleus है ना. ये एक स्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है. फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि which particle will emit from 13 aluminum 29 to stabilize the nucleus. To stabilize it. चलो ऐसे भी समझ लेते हैं. To stabilize it. तो बच्चों ये एक छोटा सा प्रश्न है. अब ये ना भी पहली लाइन दी हो तो भी कोई हर्जा नहीं है. क्यों? वी ऑल नो दैट एल्यूमिनियम 27 इज अ स्टेबल न्यूक्लियस. अच्छा, अब ये एल्यूमिनियम 28 तो ये हो गया इसका एक आइसोटोप है ना. एटॉमिक नंबर से मास नंबर इज डिफरेंट. अब कोई स्टूडेंट अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो के विषय में ठीक से परिचित नहीं है तो क्या सोचेगा? तो उसको ये ऐसा लगेगा कि यार ऐसा कुछ हो जाए कि ये जो एल्युमिनियम 29 है वो पहुंच जाए एल्युमिनियम 27 में कन्वर्ट हो जाए तो अनस्टेबल से स्टेबल हो गया. ऐसा सोचना कुछ हद तक सही भी है कि एल्युमिनियम 29 जो है एल्युमिनियम 27 में कन्वर्ट हो जाए तो स्टेबल हो गया. लेकिन अभी तो हमने अल्फा बीटा दो ही तरह के डिके पढ़े हैं. तो अगर बीटा डिके करते हैं तो भाई क्या होता है कि ये जो एटॉमिक नंबर है वो तो बढ़ जाता है, सेम तो रहेगा नहीं. और अल्फा डिके करेंगे तो उसमें 2 यूनिट की कमी हो जाएगी तो भी सेम नहीं रहेगा. तो अभी तक जो पढ़ाई हमने की उससे एल्युमिनियम 13 से एल्युमिनियम 13 में ही रहे, बस मास नंबर में 2 यूनिट की कमी हो जाए, ऐसा तो कुछ सीखे नहीं. ऐसा सीखे नहीं ना, ऐसा तो कुछ नहीं सीखे. हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं कि पहले क्या करिए, इससे 2 बीटा पार्टिकल निकालिए, तब 14 और एक 15 हो जाए तो 15 और 29 ऊपर, और फिर एक अल्फा निकालिए. लेकिन फिर हमने सीखा है कि अल्फा के बाद फिर एक बीटा भी निकलता है. तो एनीवेज, तो अब क्या करें, क्या किया जाए? देखिए क्या किया जाए. ये जो बच्चों अपना एल्यूमिनियम 27 है, इसमें अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें सो दीज आर 13. मैंने न्यूट्रॉन लिख दिया. प्रोटॉन्स आर 13 एंड न्यूट्रॉन्स आर 14. 27 माइनस 13. तो इसका जो n/p रेशियो है दैट इज 14/13. फाइन. और जो अपना ये एल्यूमिनियम 29 है, इसका अगर p देखें सो p इज 13, n इज 16. तो इसका जो n/p रेशियो है वो काफी ज्यादा है, वो है अपना 16/13. अच्छा ठीक है. तो हमारी ये जानकारी है कि ये चूंकि 16/13 काफी 1 से तो काफी ज्यादा डेविएशन हो गया. ये भी एग्जैक्टली 1 नहीं है, स्टिल ये 1 के ऑलमोस्ट आसपास है. तो ये सिस्टम जो है एक स्टेबल सिस्टम है, स्टेबल न्यूक्लियस है. And this deviation is too high from 1, that's why this is an unstable nucleus. अब बच्चों, पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि ये जो एल्यूमिनियम
29 है, इसको स्टेबल करना है तो ये एल्युमिनियम ही रही है, जरूरी नहीं है ना। सबसे पहले तो एक मिसकंसेप्शन सबसे पहले दिमाग में आएगा कि एल्युमिनियम 29 अगर किसी तरह एल्युमिनियम 27 में बदल जाए तो बात बन जाए, तो बात बन जाए। ये जरूरी नहीं, बात और भी तरीके से बन सकती है। कैसे? बात में केवल इतनी सी बात है कि इसका जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इतना ज्यादा है, 1 से इतना ज्यादा है, कुछ तिकड़म लगा के इसको कम करना है। इसको कैसे स्टेबलाइज करना है, इसको कैसे स्टेबलाइज करेंगे? तो हम क्या करेंगे, टू स्टेबलाइज कॉमा इसका जो N/P रेशियो है उसको डिक्रीज करना होगा। और वो डिक्रीज करके, चूंकि एक वैसे तो हम जानते ही हैं कि डिक्रीज करने से अगर एग्जैक्टली 1 के आसपास हो जाए तो स्टेबिलिटी हो जाती है। स्टेबिलिटी बेल्ट में 20 से कम एटॉमिक नंबर है। ध्यान रखें बच्चों, चूंकि ये पूरा लेक्चर N/P रेशियो के बाद ही हमने इसलिए लिया है बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस डिके एट ऑल हैपेंस, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड देम। सो इट्स ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी। तो इसको स्टेबल करने के लिए N/P का रेशियो जितना ज्यादा है इसको कम करना होगा। अब कम करते करते कुछ ऐसा हो जाए कि लगभग इसके आसपास आ जाए तो बहुत बढ़िया। भले ही वो एल्युमिनियम की जगह कुछ और हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। तो N/P रेशियो कम करने का हमारे पास एक उपाय है, विच इज बीटा डिके, दैट वी हैव जस्ट कंक्लूडेड। तो देखें बीटा डिके से क्या N/P रेशियो कैसे घटेगा और क्या इसके आसपास 14/13 के आसपास आ पाता है, और फिर वो नया डॉटर न्यूक्लियस क्या दिखेगा उसको भी जरा देखना होगा। देखते हैं। तो भाई पहले तो ये स्पष्ट रहे कि जो स्टेबल डॉटर न्यूक्लियस है, जो स्टेबल डॉटर न्यूक्लियस की बात हो रही है, स्टेबल डॉटर न्यूक्लियस, वो एकदम स्पष्ट रहे कि दैट नीड नॉट टू बी एल्यूमिनियम 27। अगर ऐसा हो जाए तो भी कोई हर्जा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं ये होगा तभी स्टेबल होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है सर? स्टेबल डॉटर just need its N/P ratio almost, जो कि इस एल्यूमिनियम 27 का था 14/13। तो अगर इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, सो दिस इज 1.1, तो 0 लगभग ये 1.07 के आसपास आ रही है। 13 1 रहेगा रिमाइंडर, और हाँ ठीक है 1391 1.07 के आसपास आ रही है। ठीक, तो हमारा जो स्टेबल डॉटर है, बस उसकी इतनी शर्त उसके लिए है कि N/P रेशियो लगभग आप इतना, या आपका इतना जो ज्यादा N/P रेशियो उसको कम करना है बस। तो देखो क्या होगा। तो हम क्या करते हैं भाई कि एल्युमिनियम 29 से शुरू करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास N/P रेशियो घटाने का जो टूल है, दैट इज रिलीज ऑफ बीटा पार्टिकल विथ एंटी न्यूट्रिनो ऑफ कोर्स। तो जब ऐसा होता है तो जो प्रोटॉन्स हैं या जो एटॉमिक नंबर जिसको आप बोलते हैं, वो 1 यूनिट बढ़ जाती है, और मास नंबर तो उतना का उतना ही रहता है, उसमें तो चेंज होता नहीं। तो 14, सो 14 इज सिलिकॉन, 14 इज सिलिकॉन। अब बच्चों ये जो सिलिकॉन 29 है, ये एक स्टेबल न्यूक्लियस होता है। वैसे सिलिकॉन का जो मास, एटॉमिक मास हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज 28, बट सिलिकॉन 29 इज अनदर आइसोटोप ऑफ द सिलिकॉन, है ना। वैसे जब भी आप सिलिकॉन पढ़ेंगे तो इट इज व्हाट, इट इज 14 सिलिकॉन 28, बट
ये तो हो ही सकता है, मास नंबर अलग अलग हो सकता है, तो ये भी एक आइसोटोप हो गया। जरा इस सिलिकॉन के लिए इसका जो N/P रेशियो देखे थे इस एल्युमिनियम 29 का, तो ये N/P रेशियो बच्चों 16/13 था। अच्छा, इसका जरा N/P रेशियो देख लेते हैं। तो हमने सीखा है कि जब एक बीटा पार्टिकल रिलीज होता है तो न्यूट्रॉन एक कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोटॉन में। तो ऊपर एक कम हो गया, नीचे एक बढ़ गया। देखें जरा क्या वैल्यू आई। एक तो ये हो गया 1.06 हो गया, बहुत सुंदर आ गया। ये बच्चों वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, दिस इज 1.07 होगा, ठीक है। अब तो बहुत ही बढ़िया हो गया, लगभग उतना ही आ गया। और अगर 1.06 भी आता, 1.05 भी आता, 1.1 भी आ जाता तो और बढ़िया था, स्टेबिलिटी बेल्ट में और परफेक्टली हो जाता। अगर 20 या 20 से कम जब एटॉमिक नंबर होता है तो स्टेबिलिटी बेल्ट में हमने ये सीखा था कि N/P रेशियो जो होना चाहिए वो 1 रहे तो बहुत अति उत्तम। तो ये 1.07 और हमें पता है कि 1.07 N/P रेशियो एक स्टेबल न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, तो बात बन गई। तो क्या ये एल्युमिनियम 27 हुआ? नहीं हुआ, ये तो सिलिकॉन हो गया 29। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो केवल स्टेबिलिटी से ना लेना देना है, तो ये स्टेबल न्यूक्लियस है। तो ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी अगर किसी एटम का एक अनस्टेबल आइसोटोप दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि इसको स्टेबल करिए, तो वो एटम वही मेंटेन रहे, वही सेम एटॉमिक नंबर मेंटेन रहे, ये आवश्यक नहीं। आवश्यक क्या है कि N/P रेशियो एक स्टेबिलिटी बेल्ट के नजदीक हो जाए, उसी में आ जाए तो सबसे बढ़िया है। तो अब ये जो 14 सिलिकॉन 29 है, ये एक स्टेबल न्यूक्लियस हो गया। डन हो गया आंसर। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, स्टेबल न्यूक्लियस अगर हमें चाहिए, देन व्हाट वी नीड टू डू, या हम क्या करेंगे, वो खुद ही क्या करेगा, ये बीटा पार्टिकल निकाल देगा और उस डिके के चलते वो स्टेबिलिटी प्राप्त कर सकता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बीटा पार्टिकल। इट इज ऑल अबाउट द बीटा पार्टिकल। अब बच्चों जो सीरीज में जो थर्ड डिके है, दैट इज गामा डिके। दैट इज गामा डिके। क्या है भाई गामा डिके? तो गामा पार्टिकल्स के विषय में भी हम लोग समझे थे कि ये केवल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गामा डिके represents only energy। ये जो है केवल और केवल एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, जैसे तो उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अब केवल एनर्जी निकले, मतलब गामा डिके होने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता है, या यूं कहें कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज। देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं, and number of neutrons। तो number of not neutrons, number of nucleons, क्योंकि ऊपर जो रहता है वो तो न्यूक्लियॉन्स ही होता है, तो उसे हम लोग मास नंबर भी कह सकते हैं। तो there is absolutely no change in number of protons and number of nucleons due to gamma decay। गामा डिके से इन पैरामीटर्स पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा ठीक है,
तो गामा जो पार्टिकल है, चूंकि उसमें उसके चलते कोई चेंजेस होने ही नहीं है, तो गामा पार्टिकल को रिप्रेजेंट ऐसे भी किया जाता है बच्चों, देखो ऐसे 0 गामा 0, क्योंकि गामा निकलता रहे तो नीचे ऊपर के जो नंबर्स हैं उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसमें दोनों ही चीजें 0 है। और ये केवल और केवल क्या करता है, ये जो गामा है केवल और केवल एनर्जी के डिके को ही रिप्रेजेंट करता है। तो होता क्या है, होता ये है कि जैसे एक एक्साइटेड न्यूक्लियस है, दिस इज अ एक्साइटेड एटम। एक्साइटेड एटम क्या होता है कि उसकी जो ग्राउंड स्टेट है उससे थोड़ा एनर्जी हाई हो जाती है। अब इस एक्साइटेड एटम से ये कन्वर्ट हो जाए न्यूट्रल स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट से ये कन्वर्ट हो जाए एक न्यूट्रल स्टेट में, यही काम है अपने गामा डिके का। सो ये क्या है, से हम कह सकते हैं कि से दिस इज एक्साइटेड स्टेट एंड दिस इज व्हाट, this is neutral state, or you can say this is ground state, this is ground state। तो एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में जाएगा ये पहलवान, तो क्या होगा, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू रिलीज सम एनर्जी, और वो जो एनर्जी रिलीज करता है that is in terms of gamma particle, that is in terms of gamma particle। अब जैसे ये एक्साइटेड स्टेट वाला मान लीजिए, उसको हमने लिखा, से जगह नहीं है, थोड़ा छोटा करके लिखता हूं मैं, ओके। तो इस एक्साइटेड स्टेट को हमने लिख दिया से एक्स ए वाई, एक्स ए वाई, मतलब एक्स क्या है, ए इज द एटम और उसका एक्स है उसमें एटॉमिक नंबर, वाई है उसका मास नंबर, या ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। तो एक्साइटेड स्टेट से जब कोई एटम न्यूट्रल स्टेट में पहुंचता है तो उसके बच्चों मास नंबर या उसके एटॉमिक नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये अभी भी सेम है, एक्स वाई हो, यहाँ भी एक्स वाई है। अच्छा, तो ये जो गामा है इसमें ये गामा को 0 गामा 0 लिख लीजिए। तो एक्साइटेड स्टेट से जब न्यूट्रल स्टेट में पहुंचता है तो देयर इज ऑब्वियसली सम रिलीज ऑफ एनर्जी, सो दैट रिलीज ऑफ एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस गामा। दिस इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी एंड नथिंग एल्स। तो गामा डिके से उसका जो डॉटर न्यूक्लियाई है, वो डॉटर न्यूक्लियाई केवल एनर्जी के मामले में कमजोर होता है और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो नाउ वी हैव डन अल्फा डिके इज व्हाट, बीटा डिके, गामा डिके, सो दीज 3 आर डन। अब बच्चों इसके बाद एक छोटा सा अल्फा डिके बीटा डिके से ही जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है, उसको भी कर लेते हैं। देयर इज अ टर्म इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री कॉल्ड ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। दिस इज कॉल्ड ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या होता है भाई ये ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, समझे? तो ये जो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ है ये कुछ नहीं, अभी जो हमने समझा है अल्फा बीटा डिके में, बस उसी को एक रूल बना दिया उन्होंने। क्या रूल बना दिया? इसमें 2 स्टेटमेंट है। इस ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ का जो पहला स्टेटमेंट है वो ये है कि देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट, तो एक स्टेटमेंट है इसका अल्फा डिके से रिलेटेड, और इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है दैट इज रिलेटेड टू बीटा डिके। तो क्या कहते हैं ये? पहला स्टेटमेंट कहता है कि इन अल्फा डिके और अल्फा एमिशन, कॉमा, ये जो डॉटर न्यूक्लियस है, डॉटर न्यूक्लियस
shifts, daughter nucleus shifts 2 positions left. It shifts 2 positions left in periodic table. In periodic table. So this is the first statement. तो इसमें कौन सी नई बात है? अभी तो पढ़े अल्फा डिके होता है तो 2 प्रोटॉन की कमी हो जाती है, मतलब एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट कम हो गया, तो इसको तो पीछे आना ही है. अच्छा, अब दूसरा स्टेटमेंट सेम वैसे ही बीटा डिके के लिए. सो नाउ कम टू द सेकेंड स्टेटमेंट. सो व्हाट इट टेल्स अस. अब देखो ये क्या कहता है. ये कहता है कि इन बीटा डिके कॉमा ये जो अपना डॉटर न्यूक्लियस है, ये क्या करता है, डॉटर न्यूक्लियस शिफ्ट्स 1 position right in periodic table. होना ही चाहिए. एटॉमिक नंबर में एक इंक्रीमेंट हो गया तो होना ही चाहिए, होता ही है. ओके, तो ये तो बात हुई ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ की, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2. बट दिस इज नथिंग न्यू टू अस. बस ये नाम हमारे लिए थोड़ा नया है. कोई पूछ दे कि अच्छा बताइए क्या होता है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो आप बता देंगे. इसको हम लोग दोनों स्टेटमेंट्स को हम लोग अल्फा बीटा डिके से भी, मतलब वैसे भी एक नोटेशन से भी देख सकते हैं. देखो लिख दे. तो जो पहला स्टेटमेंट है या जो अल्फा डिके है उसको ऐसे लिखा जा सकता है. से देयर इज एटम कैपिटल एक्स, एटॉमिक नंबर इज जेड, मास नंबर इज ए, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टू बी प्रिसाइज जेड, एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कैपिटल ए. तो अगर ये अल्फा डिके में जाएगा तो ये हो जाता है Z-2 कैपिटल एक्स, A-4 and 2He4. This is your alpha particle. And for the second statement, the same X, ZXA, क्या होता है भाई, उसका जो प्रोटॉन है वो एक बढ़ जाता है और न्यूक्लियंस उसके अनचेंज्ड रहते हैं. ओवरऑल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस टोटल अनचेंज्ड. और देन व्हाट हैपेंस, बीटा पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो. सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज 2 स्टेटमेंट्स, और यू कैन से अल्फा डिके एंड बीटा डिके. ये है अपना अल्फा पार्टिकल. दिस इज अल्फा पार्टिकल and this is what, this is actually our beta particle. अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल कैलकुलेट कर दिए, कितने एमिट हुए हैं, कितना डिके हुए. तो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत इजी होते हैं, बड़े फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो वी मस्ट डू 1 क्वेश्चन एटलीस्ट, तो उससे समझ आ जाएगा कि कैसे हमें अल्फा बीटा पार्टिकल की नंबर्स कैलकुलेट करनी है. अब हम देखते हैं बच्चों कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ अल्फा ऑब्लिक बीटा पार्टिकल्स एमिटेड, या केवल इतना ही लिख के छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ अल्फा ऑब्लिक बीटा पार्टिकल्स. देखो कैसे पता चले. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. सो अगेन स्टार्ट विथ यूरेनियम 238. सो दिस इज 92 यूरेनियम 238. नेचुरली एक रेडियो एक्टिव
न्यूक्लियस है, उस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से क्या होगा, डिके होगा। तो जो रिजल्ट आया दैट इज लेड 206। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ अल्फा पार्टिकल निकले ड्यू टू दिस डिके, और बच्चों कुछ बीटा पार्टिकल्स भी निकले। हमसे पूछा गया कि जो N1 और N2 लिखा है इसकी संख्या बताइए, या सिंपली आप ऐसे भी कह सकते थे कि अगर यूरेनियम 238 लेड 206 में कन्वर्ट हो रहा है तो बताइए कि कितने अल्फा पार्टिकल्स रिलीज हुए और कितने बीटा पार्टिकल्स रिलीज हुए। सो दिस इज द क्वेश्चन। देखो बच्चों क्या होगा, जब भी ऐसी परिस्थिति में आप आए कि अल्फा और बीटा दोनों पार्टिकल्स दिखें और आपको उनकी नंबर्स कैलकुलेट करनी हो, तो आपको सबसे पहले अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट करने हैं, हमेशा याद रखिए। कारण क्या है, कारण यह है कि जो बीटा है ये बेचारा जो ऊपर का नंबर है, मतलब जिसको आप नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, जिसको आप मास नंबर बोलते हैं, इस बीटा पार्टिकल के डिके के चलते मास नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मास नंबर केवल इस अल्फा के डिके से ही बदलती है। तो मास नंबर में जो चेंज है, that change will give you the number of alpha particles emitted, and then after you can very easily get number of beta particles emitted. तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो पहला स्टेप है दैट इज व्हाट, पहला स्टेप है हमारा कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। दीज आर a very set pattern of questions which are frequently asked in all the exams कि आप अल्फा बीटा पार्टिकल कैलकुलेट करिए, और ये सबसे निचले दर्जे के सवाल हैं। अगर डिफिकल्टी मैट्रिक्स में देखा जाए तो इट्स वेरी इजी। तो सबसे पहला काम है कि हम अल्फा पार्टिकल्स कैलकुलेट करें। तो अल्फा पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट होगा, तो अगर N1 इज अल्फा पार्टिकल तो आप लिखेंगे दिस इज इक्वल टू चेंज इन मास नंबर, this is equal to change in mass number divided by 4। एक अल्फा पार्टिकल के रिलीज होने से मास नंबर में 4 यूनिट का बदलाव आता है। तो कितने अल्फा पार्टिकल निकले, तो टोटल चेंज इन मास नंबर दैट इज व्हाट 238 से 206 हो गया, यानी 32 यूनिट का चेंज हुआ। यू डिवाइड दिस नंबर बाय 4। सो आपके पास पता चल गया आपको कि हमारा जो N1 है दैट इज 8, और यू कैन से 8 अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो रिलीज हुए या एमिट हुए या डिके हुए, जो भी कहना चाहें। अच्छा ठीक है, तो ये तो हुआ अपना पहला स्टेप। नाउ कम टू द सेकेंड स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है, अच्छा पहले स्टेप में एक लाइन और ऐड कर लेते हैं कि ये जब 8 अल्फा पार्टिकल रिलीज हुए तो ठीक है सर, मास नंबर में ये चेंज हो गया आपका 32 का, लेकिन इस अल्फा पार्टिकल के रिलीज होने से एटॉमिक नंबर में भी तो चेंज हुआ होगा। तो देखो नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो भाई आफ्टर अल्फा डिके या अल्फा एमिशन कॉमा जो नया एटॉमिक नंबर है या जो न्यू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह ले, या सिंपली यू कैन ऑल्सो से एटॉमिक नंबर। तो वो क्या हुआ, इनिशियली इट वाज 92 यूरेनियम, अब 8 अल्फा पार्टिकल्स वर डिकेड, और हर अल्फा पार्टिकल के डिके से एटॉमिक नंबर 2 यूनिट पीछे हो जाता है, कम हो जाता है। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ हमें बताता है। तो 16 यहां से निकल गया, सो 92 minus 16 that means it is 76, that is 76। तो अगर हमने 92 यूरेनियम 238 से 8 अल्फा पार्टिकल निकाल दिए, so now we are having कितना था 206
और इसके बारे में तो पता नहीं है। और यहां पर हो गया ये 76। अब ये जो अल्फा पार्टिकल के रिलीज होने के बाद जो कुछ बना, उससे हमने क्या किए, N2 बीटा पार्टिकल्स रिलीज कर दिए, और इस N2 बीटा पार्टिकल के रिलीज होने से वी वर हैविंग लेड 206। ठीक, तो अब N2 का नंबर है, यानी अब बीटा पार्टिकल का नंबर है, तो वही हमारा स्टेप 2 है। बीटा पार्टिकल्स कैसे पता करें? तो बीटा पार्टिकल्स में क्या होता है, हम सभी ने सीखा है कि जो मास नंबर है वो बेचारा अनचेंज रहता है, उसमें फर्क ही नहीं पड़ता है। और एक बीटा पार्टिकल के रिलीज होने से ये जो नीचे का एटॉमिक नंबर है वो 1 यूनिट बढ़ जाता है। तो अब जो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स लिखेंगे वो हो जाएगा सिंपली चेंज इन एटॉमिक नंबर। बस आप चाहें तो बाई 1 लिख दीजिए, बट लिखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हर 1 यूनिट चेंज से एक बीटा पार्टिकल निकलता है। तो व्हाट इज द चेंज इन एटॉमिक नंबर? ऑब्वियसली दैट इज अ पॉजिटिव चेंज। सो 82 माइनस 76 दैट इज 6। तो हमें ये दूसरा आंसर हमारा आ गया कि हमारे जो रिलीज हो रहे थे भाई, तो वो 6 बीटा पार्टिकल्स थे और 8 अल्फा पार्टिकल्स थे। बस हो गया, दिस इज द आंसर। कितने अल्फा पार्टिकल हैं, कितने बीटा पार्टिकल हैं, ये हमें पता चल गया। अब ऐसा कुछ भी आए तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेप यू विल गो फॉर अल्फा, and after getting alpha you will go for beta. So this was all about alpha decay, beta decay, gamma decay, group displacement law, and number of alpha, beta and gamma particles, how to calculate how many particles actually decaying. So this is done. Okay, so this part is over. Thank you, bachcho.